राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किए प्रदान। जल के सक्षम उपयोग और संरक्षण पर जोर। जल जीवन मिशन की सफलता को सराहा। कृषि मंत्री ने लाह उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के प्रसार पर दिया बल। 240 प्रखंडों में शीघ्र स्थापित होंगे क्रय केंद्र। मतदाता सूची के आगामी गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सीईओ ने की बैठक। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पैतृक मैपिंग कार्य 70% पूर्ण, बाकी इलाकों में तेजी के निर्देश। और गिरिडीह में लौह पुरुष की जयंती वर्ष के सिलसिले में एकता पदयात्रा का आयोजन। सांसद ने दिलाई एकता की शपथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिभागियों ने दिया संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जल के सक्षम उपयोग और संरक्षण पर बल दिया, साथ ही जल जीवन मिशन की सफलता को सराहा। मंगलवार को विज्ञान भवन में 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को छठे राष्ट्रीय जल अवार्ड 2024 और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड वितरित किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को, सर्वश्रेष्ठ जिला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को चुना गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने सीमित मात्रा में मीठे जल की मौजूदगी और उसके संरक्षण को लेकर दुनिया को सचेत किया। उन्होंने कहा कि जल का सक्षम उपयोग अनिवार्य है और हमारे देश के लिए तो ये और भी जरूरी है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 22 नवंबर को मनाया जाएगा। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि समारोह में झारखंड की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि लाह और अन्य कृषि वानिकी उत्पादों में उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 240 प्रखंडों की पहचान की गई है, जहां शीघ्र ही क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न ब्रांडों के साथ सहयोग कर किसानों के उत्पादों का त्वरित विपणन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान संस्थान और सिडकोफेड के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया और प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है और बैठकों का दौर भी जारी है। जदयू के नेताओं ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस सिलसिले में मुलाकात की। सरकार गठन पर मंथन लगातार जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी और जेडीयू की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय गृह मंत्री ललन सिंह, दरअसल ललन सिंह जो कि बीजेपी के नेता, वो भी शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। वहीं गठबंधन के छोटे सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों दलों के साथ सरकार में हिस्सेदारी को लेकर के सहमति बन चुकी है।
पटना में कल भाजपा और एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अपने नवनिर्वाचित विधायकों की होने वाली बैठक में कल विधानमंडल दल का नेता भी उसका चयन करेगी। इस संबंध में पार्टी की ओर से सभी 89 नवनिर्वाचित विधायकों और 21 विधान परिषद सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि रक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा सकता है। पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बैठक के उपरांत बीजेपी विधानमंडल दल की नेता और उपनेता के नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार में बीजेपी की ओर से किन नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का 2003 के मतदाता सूची से पैतृक मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। सीईओ ने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पैतृक मैपिंग का कार्य 70% पूरा कर लिया गया है। उन्होंने सभी जिलों के ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की पैतृक मैपिंग अभी भी कम है, वे इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनके द्वारा बीएलए की नियुक्ति में तेजी लाने पर भी बल दिया। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक दुकान में छापेमारी कर गांजा की बिक्री करते दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने 28 पुड़िया गांजा जब्त किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर दबिश दी है। लगातार एक्शन जारी है। नक्सलियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, ये हमने आपको बताया और अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली ब्लास्ट में आतंक के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली विस्फोट मामले में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी छापेमारी कर रहा है और ये छापेमारी हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस समेत 25 अन्य ठिकानों पर की जा रही है। जी हां, 25 अन्य ठिकानों पर, ओखला यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी सुबह 5 बजे से ही अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए। यूजीसी और एनएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झूठे एनएसी मान्यता दावों को से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में गिरिडीह में एकता पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में एकता पदयात्रा को रवाना किया। झंडा मैदान से निकाली गई यह पदयात्रा टावर चौक, कालीबाड़ी होते हुए शहर की प्रमुख पथों से गुजरी। इस दौरान युवाओं और स्कूली बच्चों ने एकता का संदेश दिया। दूरदर्शी नेता सरदार
वल्लभ भाई। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश की एकता एवं अखंडता के लिए लौह पुरुष के योगदान को याद किया, साथ ही नशा मुक्त समाज पर बल दिया। यूनिटी मार्च पूरे हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में ये यूनिटी मार्च के रूप में हम लोग शपथ ले रहे हैं कि हमारा राष्ट्र एकजुट हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए पद पर हम लोग चलें। और एक नशा मुक्ति का भी एक संदेश है और साथ साथ हम सभी युवाओं को यही कहेंगे कि राष्ट्र के लिए इसी प्रकार संगठित रहें और दृढ़ संकल्प, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प था, इच्छा शक्ति था, उस इच्छा शक्ति के आधार पर सभी लोग अपना जीने का संकल्प लिए और शपथ भी हम लोगों ने लिया। गिरिडीह में आयोजित इस एकता पदयात्रा के जरिए प्रतिभागियों ने जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, वहीं पदयात्रा ने देशभक्ति के भाव को भी जगाया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार सोलर आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना चला रही है। इसका लाभ जामताड़ा जिले के किसानों को भी मिल रहा है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। जामताड़ा के किसान केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर समृद्ध बन रहे हैं। सोलर आधारित कृषि के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से संचालित पीएम कुसुम योजना का लाभ अमला चातर गांव के लोग भी ले रहे हैं। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई कर किसान सालों भर दर्जनों एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं। सोलर पंप सेट मिला है हमको पीएम कुसुम विकास योजना के तहत। इसमें हमको 90% सब्सिडी में मिला है ये, और इससे हम बहुत खेती करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। जैसे 6-7 एकड़ में इधर धान का भी खेती करते हैं और समय पर गेहूं, सरसों, सब चीज़ का हम लोग खेती करते हैं। अमला चातर गांव के लगभग आधा दर्जन किसान केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कुसुम विकास योजना से 90% अनुदान पर सोलर पंप सेट का लाभ लेकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने से बिजली बिल देने की कोई समस्या नहीं है और ना ही अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। नहीं था पहले, तो वैसे ही हम लोग पटवान कर रहे थे 2 बाल्टी रस्सी से घींच के। अब लाइन है तो लिए टुल्लू पंप, उससे भी पटवान होता था तो कभी लाइन चल जाता था, कभी बिजली बिल लगता था, तो हम लोग का मजदूरी बिजली बिल देने में होता था दिक्कत। और अभी सोलर जो आ गए हैं तो धूप आता है तो सब चीज का पटवान हो जाता है, सब खेती बाड़ी सब कुछ कर लेते हैं 12 मास। किसान सूर्य की रोशनी से उत्पन्न ऊर्जा के माध्यम से 50 एकड़ से अधिक भूमि पर आसानी से सिंचाई कर रहे हैं। इससे वे मौसमी फसल के साथ पाइनियर घास की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महिला किसान जियामुनी कुमारी बताती हैं कि पहले इलेक्ट्रिक पंप सेट के माध्यम से सिंचाई करनी पड़ती थी। बिजली चली जाने पर कृषि कार्य रुक जाता था, लेकिन सोलर आधारित कृषि से इस समस्या का समाधान हुआ है। हम लोग को सोलर मिला है, आगे बहुत दिक्कत हो रहा था, टुल्लू पंप था, आगे उतना लाइन नहीं रहता था। अब सोलर मिल गया है तो सब कुछ अच्छा होता है, चाष भी अच्छा कर लेते हैं, सब्जी लगा लेते हैं, अपने से पानी दे देते हैं, अपने से सब कुछ कर लेते हैं और बहुत सुविधा हो गया है। केंद्र सरकार की इस पहल से जहां एक ओर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर अबाध रूप से सिंचाई के लिए ससमय जल मुहैया होने से पैदावार बढ़ी है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में इन दिनों चतुर्थ बाल मेला चल रहा है। मेला के संयोजक जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएंगे। जमशेदपुर साक्षी बोधि मैदान में 14 नवंबर से चतुर्थ बाल मेला चल रहा है, जिसका कल समापन होगा। मेला के संयोजक विधायक सरयू राय ने बताया कि मेले में खेलकूद प्रतियोगिता के साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, नृत्य और जादू शो समेत कई रचनात्मकता वाली गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। तो अलग अलग स्कूल के जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है या यहाँ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो भाग लेंगे उसमें। मेला के संयोजक श्री राय ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएंगे। हैंड शो का हाथ और प्रकाश के माध्यम से
अलग अलग के चित्र पर्दा पर बनाकर अमर सेन हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैंड शो के एक्सपर्ट हैं, वो आ रहे हैं यहाँ कलकत्ता। आयोजन समिति के पदाधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों को मंच उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा तराशने के लिए इस बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बच्चों को कहीं खेल कूद का कोई स्थान नहीं रह गया। स्कूल के अलावे कहीं वो चाहे कि हम इस प्रतियोगिता में भाग लें, अपनी प्रतिभा दिखा सकें, तो प्रतिभा दिखाने का अवसर भी है। बच्चों में एक स्वतंत्रता भी आती है, विभिन्न तरह के आयोजनों से वो सीख लेते हैं। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हैं। मेले में 42 स्टॉल लगाए गए हैं। किसान मित्रों द्वारा विभिन्न सब्जियों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। चिकित्सा शिविर भी लगा है। यहाँ जहाज मॉडल की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। हालांकि अधिकांश जिलों में ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 22 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 23 और 24 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। दिल्ली में इन दिनों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेविलियन का उद्घाटन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के पेविलियन का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस पेविलियन में अत्याधुनिक ATC CNS कंसोल की सुविधा है, जो आधुनिक हवाई यातायात प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है। इस पेविलियन में हवाई अड्डा विकास और हवाई नेविगेशन सेवाओं में प्रमुख नवाचारों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विभिन्न इंटरैक्टिव पैनल्स का निरीक्षण किया और भारतीय विमानन परिदृश्य को आकार देने वाली तकनीकी प्रगति को समझने के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। सांसद खेल महोत्सव के तहत गिरिडीह के झंडा मैदान में 3 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अन्य अतिथियों ने टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। गिरिडीह में इन दिनों सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 8 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। स्थानीय झंडा मैदान में 3 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों को नया मंच और नए अवसर मिले हैं। खेलो इंडिया के तहत सांसद खेल महोत्सव पूरे देश के हर लोकसभा क्षेत्र में किया जा रहा है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हर एक पंचायत स्तर के जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो या आपका फुटबॉल हो, सभी खिलाड़ियों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक साथ जोड़ने का और उनको उचित प्लेटफॉर्म देने का हम लोगों का उद्देश्य है। टूर्नामेंट की शुरुआत टफकॉन और द रॉयल्स की टीम के बीच उद्घाटन मैच खेलकर किया गया। उद्घाटन मैच से पूर्व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सांकेतिक रूप से बल्लेबाजी की। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने गेंदबाजी कर टूर्नामेंट की शुरुआत की। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। किया जा रहा है, खेलों का भी महत्व बहुत हमारे जीवन में रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मानसिक शारीरिक आपको क्षमता तो देता ही है खेल, मानसिक संतुलन भी आपको बनाए रखने में खेल का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी प्रकार का खेल आप हमेशा खेलते रहिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। टूर्नामेंट के दौरान मुख्य रूप से भाजपा नेता चुन्नू कांत, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां युवाओं को प्रेरित किया, वहीं आज भी लोगों को देशभक्ति के भाव से भर देता है। बंगाल विभाजन के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी वंदे मातरम एकजुटता का प्रतीक था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और राष्ट्र जागरण का सबसे लोकप्रिय नारा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहां ये एक संकल्प गीत था, तो वहीं आजादी के संघर्ष में जूझ रहे नौजवानों के होठों की अनिवार्य गूंज भी था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के उद्देश्य, महत्व और देशभक्ति की भावना को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और इसके बाद तो ये राष्ट्रीय जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गया। वंदे मातरम गीत की ताकत देखने को मिली 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कुटिल निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस बंग भंग निर्णय के खिलाफ शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना। इस गीत ने स्वराज, आत्मशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म दिया, जो 120 वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इस गीत ने भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की भावना जगाई, जो यूरोपीय देशों की पितृभूमि की अवधारणा से अलग थी। वंदे मातरम में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी संतान को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और धर्म प्रदान करती है। भारत माता का ये चित्रण और वंदे मातरम दोनों मिलकर स्वदेश को भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत पहचान के रूप में स्थापित करते हैं। यही नहीं, 20वीं सदी के आरंभ में वंदे मातरम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध का भी प्रतीक बन गया। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने वंदे मातरम को एक जन घोष के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया, जिसे हर भारतीय ने सराखों पर लिया। दरअसल यूरोपीय देशों की संकीर्ण और बहिष्कारवादी राष्ट्रवाद के विपरीत भारत का राष्ट्रवाद समावेशी और सभ्यतागत है, और वंदे मातरम इसी भारत की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, जहां विविधता में एकता और आध्यात्मिक एकता दोनों निहित हैं। इसीलिए श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को भारत के उत्थान का मंत्र कहा। उन्होंने इस गीत की अपनी धुन भी बनाई, ताकि ये भारत के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरणादायी मंत्र बन सके। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ स्वदेशी की भावना को जगाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं।
आनंद में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किए प्रदान। जल के सक्षम उपयोग और संरक्षण पर जोर, जल जीवन मिशन की सफलता को सराहा। कृषि मंत्री ने लाह उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के प्रसार पर दिया बल। 240 प्रखंडों में शीघ्र स्थापित होंगे क्रय केंद्र। दाता सूची के आगामी गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सीईओ ने की बैठक। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पैतृक मैपिंग कार्य 70% पूर्ण, बाकी इलाकों में तेजी के निर्देश। और गिरिडीह में लौह पुरुष की जयंती वर्ष के सिलसिले में एकता पद यात्रा का आयोजन। सांसद ने दिलाई एकता की शपथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिभागियों ने दिया संदेश।